बचपन से ही हमारे समाज में एक बात बहुत गहराई से बिठा दी जाती है कि उम्र के साथ ही समझ आती है। मतलब जैसे जैसे कैलेंडर के पन्ने पलटेंगे, हमारा दिमाग अपने आप ज्यादा समझदार और परिपक्व होता जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आम धारणा है। हाँ, और इसी लॉजिक के आधार पर तो हमने अपनी पूरी शिक्षा प्रणाली खड़ी कर दी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि हमारे दिमाग को उम्र का पता ही नहीं है, सच में उसे हमारे जन्म के साल से या बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी तारीख से कोई मतलब ही नहीं है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन विज्ञान यही कह रहा है। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। हम एक्सेलरेटेड कॉग्निटिव ग्रोथ यानी त्वरित संज्ञानात्मक विकास के विज्ञान पर बात कर रहे हैं। हमारे पास शिव नारायण द्वारा लिखित तक्षशिला मॉडल और रेडर लर्नोग्राफी से जुड़े कई बेहद दिलचस्प लेख और शोध सामग्री मौजूद है, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। हाँ, एकदम। आज का हमारा मिशन इसी क्रांतिकारी और पहली नजर में थोड़ी अजीब लगने वाली बात को समझना है कि कैसे हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी तेजी से सीखने की क्षमता का हमारी वास्तविक उम्र से कोई लेना देना नहीं है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। एक ऐसे दृश्य की कल्पना करते हैं जहां एक 5 साल का बच्चा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ रहा है, जबकि एक 25 साल का युवा सामान्य बातों को समझने में भी संघर्ष कर रहा है। ये कोई जन्मजात टैलेंट या सुपर हीरो वाले डीएनए की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि दिमाग को किस तरह से आकार दिया गया है। और सच कहूं तो ये विषय मनोविज्ञान और शिक्षा के उन बुनियादी नियमों की जड़ें हिला देता है जिन्हें हम दशकों से पत्थर की लकीर मानते आए हैं। मतलब जो पुराने सिद्धांत थे। हाँ, अगर हम शिक्षा के इतिहास को देखें तो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जैसे बड़े मनोवैज्ञानिकों ने हमेशा यही सिद्धांत दिया कि दिमागी विकास सीढ़ियों की तरह होता है। सीढ़ियों की तरह, मतलब एक एक करके ऊपर जाना। बिल्कुल। उनका मानना था कि जब एक बच्चा 5 साल का होता है तो उसका दिमाग सिर्फ पहली सीढ़ी का ज्ञान ही समझ सकता है। जब वो 10 साल का होगा तभी वो दूसरी सीढ़ी का ज्ञान समझेगा। अच्छा, तो ये उम्र के हिसाब से तय होता था? हाँ, उनके हिसाब से ये एक बहुत ही कठोर उम्र से बंधी हुई बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और खास तौर पर मोटर साइंस ने इस पुरानी धारणा के पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए हैं। अरे वाह, परखच्चे उड़ा दिए। बिल्कुल। नया विज्ञान ये साबित करता है कि हमारा दिमाग हमारे जन्म के साल नहीं गिनता, बल्कि वो हमारे अनुभव गिनता है। उम्र एक जैविक सच्चाई हो सकती है, लेकिन दिमाग की काम करने की क्षमता उम्र की मोहताज नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा विरोध करना होगा, क्योंकि ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 साल के बच्चे का दिमाग और 25 साल के वयस्क का दिमाग एक ही गति से या एक ही स्तर पर सीख सकता है? ये कैसे संभव है? ये शक होना बिल्कुल लाजमी है। क्योंकि बायोलॉजिकली देखें तो उस छोटे बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुआ है ना। उसकी न्यूरल वायरिंग तो अभी बन ही रही है, तो वो एक वयस्क की तरह जटिल चीजों को कैसे समझ सकता है? देखिए, बायोलॉजिकली ये सच है कि दिमाग का आकार और न्यूरॉन्स का जो घनत्व है वो उम्र के साथ बदलता है। लेकिन जब हम संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव ग्रोथ की बात करते हैं, यानी किसी जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता, बिल्कुल, उसका अर्थ निकालने और उसे समझने की क्षमता, तो वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि दिमाग को किस तरह के काम या टास्क में लगाया जा रहा है। टास्क में लगाया जा रहा है। इसकी कोई ठोस उदाहरण है क्या स्रोत सामग्री में? बिल्कुल है। शोध सामग्री में कुछ बहुत ही बेहतरीन केस स्टडीज दी गई हैं जो इस उम्र बनाम क्षमता के विरोधाभास को तोड़ती हैं। उदाहरण के लिए 5 साल के भक्त भागवत का मामला ले लीजिए। भक्त भागवत, जो भगवत गीता के जानकार थे। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बच्चे ने भगवत गीता के श्लोकों को सिर्फ तोते की तरह रटा नहीं था। हाँ, क्योंकि रटना तो एक अलग चीज है। कोई भी अच्छी मेमोरी वाला बच्चा कविता रट सकता है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन भक्त भागवत गीता के गहरे आध्यात्मिक और अमूर्त अर्थों को समझ रहे थे। वो उस वैचारिक गहराई तक पहुंच गए थे जिससे समझना उम्र बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लिए भी मुश्किल होता है। तो एक 5 साल के बच्चे ने इतनी गहरी दार्शनिक बातें समझी कैसे? क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण शोध में बताया गया है? हाँ, बिल्कुल बताया गया है। उन्होंने सिर्फ बैठकर गीता के प्रवचन सुने नहीं थे। ये उनके टास्क ड्रिवन फोकस का कमाल था। टास्क ड्रिवन फोकस मतलब वो कुछ कर रहे थे। हाँ, वो लगातार उन श्लोकों के साथ किसी न किसी तरह से शारीरिक या मोटर रूप से जुड़े हुए थे।
चाहे वो उनका उच्चारण हो, लयबद्ध तरीके से शरीर की गति हो या उस ज्ञान को सक्रिय रूप से अभिव्यक्त करना हो। अच्छा, तो शरीर भी साथ में शामिल था सीखने में? बिल्कुल। और इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है, श्रीनिवास रामानुजन का। हाँ, रामानुजन, गणित के जादूगर। उनके बारे में तो सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों को हैरान कर दिया था। ये तो सब जानते हैं, लेकिन उनके काम करने के तरीके पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। रामानुजन ने किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के उस उम्र आधारित सिस्टम का इंतजार नहीं किया। उन्होंने तो खुद ही सब सुलझा लिया था। बिल्कुल। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग या प्रोफेसर की मदद के उन्होंने इनफाइनाइट सीरीज और पार्टीशन थ्योरी को सुलझाया। लेकिन कैसे? अगर आप उनके तरीके को देखें तो वो कागज की कमी के कारण हमेशा एक स्लेट लेकर बैठते थे। वो स्लेट पर गणित के जटिल फॉर्मूले लिखते, अपनी कोहनी से उसे मिटाते, फिर आगे का स्टेप लिखते। अच्छा, लिखते और मिटाते लगातार? हाँ, ये एक लगातार चलने वाला मोटर लूप था। उनका हाथ, उनकी कोहनी, उनकी आंखें, सब कुछ एक साथ काम कर रहा था। यानी वो सिर्फ दिमाग में कैलकुलेशन नहीं कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। उनका दिमाग सिर्फ सोच नहीं रहा था, उनका शरीर उस सोच को स्लेट पर उकेर रहा था। उन्होंने एक ही विषय पर इतना गहरा फोकस किया कि उनके दिमाग ने उम्र की उस कल्पित सीढ़ी को पूरी तरह से लांघ दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। रामानुजन के इस स्लेट वाले तरीके और तक्षशिला मॉडल को सुनकर मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। अच्छा, कौन सी? हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है ना, वो मुझे एक वेटिंग रूम की तरह लगती है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठा है। वेटिंग रूम, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब कक्षा 6 की परीक्षा पास कर ली, अब 1 साल वहीं बैठो, इंतजार करो, फिर कक्षा 7 का दरवाजा खुलेगा और नया ज्ञान मिलेगा। आपको बस अपनी उम्र बढ़ने का इंतजार करना है। बिल्कुल सही, सिस्टम यही कहता है। लेकिन रामानुजन जैसे लोगों ने तो इस वेटिंग रूम को ही पूरी तरह से बाईपास कर दिया। स्रोत सामग्री में से 1 डे 1 बुक मॉडल के सबूत के तौर पर भी दिखाया गया है। बिल्कुल दिखाया गया है। मतलब अगर कोई एक ही किताब या विषय में पूरी तरह से खुद को झोंक दे, तो उसका दिमाग महीनों या सालों का इंतजार किए बिना तेजी से विकसित हो सकता है। ये वेटिंग रूम वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। पारंपरिक शिक्षा में समय ही सबसे बड़ा कंट्रोलर है। हाँ, समय ही सब तय करता है वहां। लेकिन जिन लोगों ने इस वेटिंग रूम को बाईपास किया, उनके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं थी। तो आखिर उन्होंने ज्ञान का निर्माण कैसे किया? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। यहां से हमारी चर्चा उस वैज्ञानिक तंत्र पर आती है जिसे रिसर्च पेपर्स में ब्रेन पेज मेकिंग कहा गया है। यहीं पर शिव नारायण का राइडर लर्नोग्राफी का सिद्धांत पूरी तरह से तस्वीर में आता है। ब्रेन पेज मेकिंग और राइडर लर्नोग्राफी। हाँ, क्योंकि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बस हवा से पकड़ लेते हैं। इसे दिमाग में भौतिक रूप से उकेरा जाता है। राइडर लर्नोग्राफी, ये शब्द सुनने में ही काफी एक्शन से भरा लगता है। इसे समझने के लिए मैं एक और उदाहरण जोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए हमारी पारंपरिक क्लासरूम एक कार है। क्लासरूम में ज्ञान लेना ऐसा है जैसे कार की पैसेंजर सीट पर बैठना। टीचर कार चला रहा है और छात्र बस खिड़की से बाहर नजारे देख रहे हैं। पैसिव लिसनिंग। हाँ, ये निष्क्रिय रूप से सुनना है। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बस आप बैठे हैं और यात्रा हो रही है। लेकिन राइडर लर्नोग्राफी में सीखने वाला एक साइकिल सवार यानी एक राइडर की तरह है, जहां कोई पैसेंजर सीट नहीं होती। एकदम सही। यहाँ आपको खुद पेडल मारना है, अपना बैलेंस खुद बनाना है, रास्ते के गड्ढों से खुद बचना है और अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना है। पढ़ना, लिखना, चित्र बनाना, अपने हाथों से किसी समस्या को सुलझाना, ये सभी मोटर एक्शन है। और यही मोटर एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और जब कोई खुद ये मोटर एक्शन करता है तो ये दिमाग पर एक गहरा ब्रेन प्रिंट छोड़ देता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट आ रहा है। कैसा डाउट? पारंपरिक स्कूलों में भी तो बच्चे लिखते ही हैं। वो दिन भर ब्लैक बोर्ड से नोट्स उतारते हैं, पन्नों के पन्ने भरते हैं, वो भी तो हाथों से ही होता है ना। तो वो पैसेंजर सीट कैसे हुई? उसमें और इस ब्रेन पेज बनाने में क्या फर्क है? ये एक बहुत ही शानदार और जरूरी सवाल है। देखिए, जब एक छात्र क्लास में बोर्ड से देखकर कॉपी में नोट्स उतार रहा होता है तो वो ज्यादातर समय बिना सोचे सिर्फ नकल कर रहा होता है। अच्छा, मतलब दिमाग कहीं और, हाथ कहीं और। बिल्कुल। टीचर ने जो बोला या लिखा उसे बस अपनी कॉपी में छाप लिया। ये एक मैकेनिकल काम है, इसमें दिमाग का कोई गहरा संज्ञानात्मक जुड़ाव नहीं है। सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है। हाँ, लेकिन ब्रेन पेज मेकिंग का मतलब है जब आप किसी कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं
और फिर उसे अपने तरीके से अपने मोटर एक्शंस के जरिए दिमाग के न्यूरल नेटवर्क में मैप करते हैं। यानी समझकर शारीरिक रूप से काम करना। बिल्कुल। जब कोई शारीरिक रूप से अपने हाथों और मांसपेशियों का उपयोग करके किसी जटिल समस्या को खुद हल करता है, तो न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग में एक असाधारण घटना होती है। कैसी असाधारण घटना? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस मोटर ड्रिवन लर्निंग में हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। एक साथ? हाँ, जैसे मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सब एक साथ फायर करने लगते हैं। रुकिए, मोटर कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, उफ, ये नाम तो बहुत भारी भरकम हो गए। हाँ, थोड़े तकनीकी नाम हैं। अगर मैं इसे आम भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से समझना चाहूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे जब कोई पहली बार क्रिकेट में कवर ड्राइव मारना सीखता है या कोई नया डांस स्टेप सीखता है, सही दिशा में जा रही हैं आप। शुरुआत में सोचना पड़ता है कि पैर कहाँ रखना है, बैट कैसे पकड़ना है, लेकिन बार बार उसी एक्शन को शारीरिक रूप से करने से वो हमारी मसल मेमोरी बन जाता है। बिल्कुल। फिर सोचना नहीं पड़ता, बॉल आती है और बैट अपने आप चल जाता है। क्या पढ़ाई और ज्ञान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम यही होता है। चलिए आपके इस उदाहरण को उन भारी नामों से जोड़ते हैं। हाँ, बताइए। जो मोटर कॉर्टेक्स है वो स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो आपके हाथ को स्लेट पर या कॉपी पर चलाता है। बेसल गैंग्लिया वो हिस्सा है जो आपकी उस आदत या कौशल को पक्का करता है जिसे आपने मसल मेमोरी कहा। अच्छा, तो बेसल गैंग्लिया मसल मेमोरी बनाता है? बिल्कुल। फिर सेरिबेलम आपके संतुलन को देखता है और हिप्पोकैम्पस वो सेव बटन है जो इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा के लिए आपकी याददाश्त में दर्ज कर देता है। और वो जो एक और नाम था? हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक सीईओ की तरह है जो ये समझता है कि इस ज्ञान का असली मतलब क्या है। अरे वाह, मतलब पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस चल रहा है दिमाग में। बिल्कुल। जब आप सिर्फ कोई बात सुनते हैं तो वो एक कमजोर याद बनकर रह जाती है, लेकिन जब आप उसे किसी मोटर एक्शन के साथ जोड़ते हैं तो दिमाग के ये सारे हिस्से आपस में बात करने लगते हैं। एक तालमेल बन जाता है। ये दिमाग के अंदर एक सिम्फनी या एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां सभी वाद्य यंत्र एक साथ सुर में बज रहे हैं। ज्ञान सिर्फ रटा नहीं जाता, वो दिमाग के अंदर एक भौतिक संरचना बना लेता है। और इसी संरचना को हम ब्रेन पेज कहते हैं। एकदम से। इसी न्यूरल मेमोरी आर्किटेक्चर को लेख में ब्रेन पेज कहा गया है। जैसा कि स्रोत सामग्री में बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहा गया है, इस पूरी प्रक्रिया में सीखना संगीत बन जाता है और अनुभूति या कॉग्निशन एक नृत्य। क्या बात है, कॉग्निशन एक नृत्य। हाँ, और दिमाग का ये पूरा नेटवर्क एक ऐसा पक्का ढांचा तैयार कर देता है जो जटिल से जटिल जानकारी को बिजली की रफ्तार से समझने में मदद करता है। ठीक है, साइकिल वाली एनालॉजी समझ आ गई, ऑर्केस्ट्रा और डांस वाली बात भी समझ आ गई कि दिमाग शारीरिक गतिविधियों और सीखने की प्रक्रिया को इतनी गहराई से जोड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये तरीका इतना ही असरदार है और विज्ञान भी इसका डंके की चोट पर समर्थन कर रहा है कि ये हमारी सीखने की गति को कई गुना बढ़ा सकता है, तो हमारे स्कूल आज भी हमें पैसेंजर सीट पर क्यों बिठाए हुए हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मतलब क्या हमारी शिक्षा प्रणाली को इस मोटर साइंस के बारे में नहीं पता? इसी सवाल ने तो पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तक्षशिला मॉडल में इन दोनों अलग अलग प्रणालियों के बीच का अंतर बहुत साफ शब्दों में बताया गया है। अच्छा, कैसे समझाया इसे? एक तरफ है टॉकिंग स्कूल्स और दूसरी तरफ है मिनिएचर स्कूल्स। आज दुनिया भर में जो सिस्टम चल रहा है वो टॉकिंग स्कूल्स के मॉडल पर आधारित है। टॉकिंग स्कूल्स नाम से ही लग रहा है जहां सिर्फ बातें या भाषणबाजी होती है। बिल्कुल, जहां टीचर बोलता है और छात्र निष्क्रिय रूप से सुनते हैं। ये एक टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर आने वाली प्रणाली है, जहां बच्चे सिर्फ पैसिव रिसीवर हैं। हाँ, और इसमें वो सक्रिय मोटर एंगेजमेंट लगभग शून्य होता है। जानकारी सिर्फ हवा के जरिए कानों तक पहुंचती है, लेकिन उसे प्रोसेस करने के लिए दिमाग के उन मोटर रास्तों को ट्रिगर ही नहीं किया जाता। मतलब आप सिर्फ एक खाली कंटेनर भरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इसके ठीक विपरीत तक्षशिला मॉडल मिनिएचर स्कूल का कॉन्सेप्ट सामने रखता है। तो ये मिनिएचर स्कूल क्या है? प्रैक्टिकली ये क्लासरूम में कैसा दिखता होगा? क्या छात्र अपनी डेस्क पर बैठकर बस किताबें पढ़ रहे होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनिएचर स्कूल में क्लासरूम का नजारा बिल्कुल अलग होता है। ये क्लासरूम के भीतर का ही एक छोटा आजाद इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम? हाँ, यहाँ छात्र डेस्क पर बैठकर सिर्फ सुनते नहीं हैं, वे खुद प्रेरित होकर छोटे शिक्षक बन जाते हैं। वे अपनी सीखने की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। पीयर टू पीयर यानी
एक दूसरे को सिखाते हैं, ग्रुप्स में काम करते हैं और सबसे अहम बात, वे साइक्लोजिड रिहर्सल का लगातार उपयोग करते हैं। साइक्लोजिड रिहर्सल, नाम से ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइकिल के पहिए की तरह किसी चीज को बार बार घुमाना या दोहराना। क्या मैं सही सोच रही हूँ? आपका अंदाजा बिल्कुल सही दिशा में है। साइक्लोजिड रिहर्सल का मतलब सिर्फ एक किताब को 10 बार पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है स्पेस प्रैक्टिस और मोटर आधारित दोहराव, यानी एक निश्चित समय अंतराल पर शारीरिक गतिविधियों और मोटर टास्क के जरिए उस ज्ञान को बार बार दिमाग में उकेरना। अच्छा, मतलब गैप दे देकर प्रैक्टिस करना। हाँ, जैसे जिम में एक दिन में 100 पुशअप मारने से बॉडी नहीं बनती, बल्कि उसे एक रूटीन में हर दिन सही तरीके से करने पर ही असर दिखता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग में वो ब्रेन पेज हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। लेखक का सीधा तर्क ये है कि टॉकिंग स्कूल्स की पैसिव शिक्षा से हमारा संज्ञानात्मक विकास बहुत धीमा पड़ जाता है। हम अपनी इंसानी क्षमता को सिर्फ इसलिए बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हमारे सीखने का तरीका ही गलत है। ये तो बहुत डराने वाली बात है कि हम अपनी क्षमता का गला खुद ही घोंट रहे हैं। हाँ, दुखद है लेकिन सच है। लेकिन एक सवाल और उठता है, बचपन में तो दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है, तो ये सब शायद आसानी से हो जाए। क्या ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की खुद को बदलने और ढालने की क्षमता, क्या ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मतलब अगर किसी की उम्र 25, 30 या 50 साल है, तो क्या उसके लिए ये सीखने की तेज ट्रेन हमेशा के लिए छूट चुकी है? एकदम नहीं। ये इस रिसर्च का सबसे उत्साहजनक हिस्सा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कोई एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आती। अरे वाह, सच में? बिल्कुल, ये उम्र की मोहताज नहीं है। वयस्कों में भी अगर वे हाई फोकस और टास्क ड्रिवन लर्निंग, मतलब किसी काम में पूरी तरह डूबकर उसे शारीरिक रूप से करने की प्रक्रिया, तो उनका दिमाग भी उतनी ही तेजी से नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है। तो मतलब बड़ों के लिए भी उम्मीद बाकी है? पूरी उम्मीद है। अगर कोई वयस्क अपने ऑफिस की मीटिंग में सिर्फ पैसिव होकर प्रेजेंटेशन सुनने के बजाय खुद व्हाइट बोर्ड पर मार्कर लेकर चीजों को मैप करे, समस्याओं का खाका अपने हाथों से बनाए, तो उसका भी संज्ञानात्मक विकास उसी एक्सेलरेटेड स्पीड से हो सकता है। तो सबका असल में क्या मतलब है? अगर हम इन सारे तकनीकी शब्दों जैसे ब्रेन पेज, राइडोलोनोग्राफी, साइक्लोजिड रिहर्सल को किनारे रखकर सोचें, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या अर्थ निकलता है? बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। मुझे लगता है इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्त करना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। हमारा दिमाग कोई खाली डिब्बा या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जिसे सिर्फ किताबों से या किसी के भाषण से भर दिया जाए। बिल्कुल सही। बल्कि हमारा दिमाग एक कंस्ट्रक्शन साइट है, एक ऐसी निर्माण स्थल जहां रोज दिमागी इमारतों का काम चलता है। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। और आप उस साइट पर सिर्फ ईंटें लाकर डंप नहीं कर सकते। आपको खुद एक मिस्त्री के तरह, एक राइडर के तरह अपने हाथों से उन ईंटों को सही जगह पर रखना होगा। और ये निर्माण आपके फोकस, आपकी शारीरिक भागीदारी और आपके सही दोहराव से होता है। एकदम सही। यही इस पूरी रिसर्च का दिल है। जब आपका मोटर एंगेजमेंट, गहरी एकाग्रता और ब्रेन पेस बनाने की प्रक्रिया एक साथ मिल जाते हैं, तो दिमाग की जो सामान्य धीमी प्रक्रियाएं हैं, जो शायद पारंपरिक टॉकिंग स्कूल्स में विकसित होने में सालों ले लेती, वे बिजली की तरह तेज एग्जीक्यूशन मॉड्यूल में बदल जाती हैं। गियर ही बदल जाता है दिमाग का। हाँ, दिमाग अपना गियर शिफ्ट कर लेता है। ये मॉडल साबित करता है कि हर इंसान के भीतर, हर सीखने वाले के भीतर एक छिपी हुई प्रतिभा है। जीनियस होना कोई जन्मजात लॉटरी नहीं है जो सिर्फ कुछ किस्मत वालों को मिलती है। ये बहुत ही एम्पावरिंग बात है ना? अगर सही टास्क ड्रिवन माहौल मिले तो कोई भी किसी भी उम्र में असाधारण तेजी से सीख सकता है और अपनी बुद्धि को कई गुना बढ़ा सकता है। यह सच में एक बेहद ताकतवर और आंखें खोल देने वाला विचार है। आज की इस गहन चर्चा ने शिक्षा, उम्र और हमारी खुद की बुद्धिमत्ता को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। बिल्कुल। यह साबित हो गया है कि जन्मजात प्रतिभा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने दिमाग को गुजारते हैं। और वो प्रक्रिया हमारे अपने हाथों में है। जी हाँ। अब इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इसी स्रोत सामग्री की नींव पर आधारित तो है, लेकिन शायद ये हमें अपनी जिंदगी और अपनी आदतों को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देगा।
सोचने वाली बात होगी। चर्चा में हमने जाना कि हमारा दिमाग हमारी जन्म तिथि नहीं बल्कि हमारे सक्रिय अनुभवों को गिनता है। तो जरा सोचिए, अगर आज इंसानी दिमाग की उम्र का आकलन कैलेंडर में दर्ज जन्म के साल के बजाय डेली लर्निंग हैबिट्स और मोटर एंगेजमेंट के आधार पर किया जाए, तो क्या यह दिमाग शरीर से ज्यादा बूढ़ा, थका हुआ और जंग खाया हुआ निकलेगा, या कहीं ज्यादा जवां, ऊर्जावान और तेज? ये तो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए और अपने दिमाग की उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रोज खुद अपने हाथों से कुछ नया बनाते रहिए।